गुड आफ्टरनून। हम अभी आयुर्वेदिक शारीर कोष्ठांग विषय में कुलोम के साथ इस विषय की चर्चा चालू करते हैं। तो कोष्ठांग में कुलोम का भी वर्णन पंचदश कोष्ठांगानी में चरकाचार्य जी करते हैं। तो कुलोम यह अवयव जो है वो बहुत ही जगह उसके बारे में भ्रांति है। तो कोई उसे पित्ताशय कहते हैं यानी गॉल ब्लैडर, कोई उसे पैंक्रियास कह के उसका मतलब बताता है। तो पारिषद्य शारीरम नामक एक बहुत बड़ा पुस्तक इसके ऊपर है, आपके लाइब्रेरी में भी शायद होगा। तो हम उस अवयव के नाम निश्चित ही नहीं करेंगे आज, क्योंकि वीडियो लेक्चर में थोड़ा लिमिटेशन आता है। तो क्लोम अवयव की तरफ हम जाते हैं। तो कुछ लोग उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, कुछ पैंक्रियास कहते हैं, इतना ही मैं बता दूं आपको। और आयुर्वेद में उसका वर्णन किस प्रकार से है उसको देखेंगे हम। मूलतया क्लोम का वर्णन अग्न्याशय शब्द से शारंगधराचार्य जी करते हैं, और वह वहां पे बताते हैं कि यह अग्न्याशय यानी अग्नि का आशय है। तो इससे उसका अर्थ जो है वह निकलता है, वो पित्ताशय है यानी गॉल ब्लैडर है। एनीवे, उससे आगे निकलते हैं हम। अष्टांग संग्रह शारीरस्थान 5वें अध्याय में समान वायु प्रदमनात् रक्तात् देहोष्म पाचितात् किंचित उच्छ्रित रूपश्च जायते क्लोम संज्ञकाः। तो समान वायु प्रदमनात् यानी समान वायु जिसे प्रध्वनित करता है या उसको फूंकता है, उसको सहायक कार्य करता है। और रक्त रक्तात यानी रक्त से, और देहोष्मा यानी अग्नि से पाचितात। तो इस पद्धति से रक्त में जो उष्मा होता है यानी पित्त रहता है, और देह में जो उष्मा है पित्त स्थान। तो समान वायु इस पित्त रूपी अग्नि का प्रदमन करता है, और उसका स्वरूप दिया है किंचित उच्छ्रित रूपश्च। तो उसका स्थान जो है एक प्रकार से जिस प्रकार से पित्ताशय का सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उस प्रकार का स्थान बताया है। सुश्रुत शारीरस्थान 9वें अध्याय में उदक वहे द्वे तयोर मूलम तालु क्लोम च तद विद्धस्य पिपासा सद्यो मरणम वा। यानी उदक वह स्रोतस जो जल धातु या अब धातु शरीर का है, उसको नियंत्रण करने वाली सिस्टम या संस्थान या स्रोतस है शरीर में। उसके दो मूल स्थान बताए हैं। एक तो तालु यानी सॉफ्ट पैलेट हमारा, जहां तृष्णा हमें पिपासा महसूस होती है, प्यास जब लगती है तो वहां पे शुष्कता आ जाती है, और जब हम पानी पीते हैं और वहां पे पानी का स्पर्श होता है तो तृप्ति या तर्पण होता है। और क्लोमच यानी क्लोम, तो पानी और क्लोम यानी जहां प्यास महसूस होती है और पानी शीतल होता है, पानी के बिल्कुल विरुद्ध अवयव जो है वो दूसरा मूल स्थान बताया है, और उसके विद्ध के क्या लक्षण होते हैं इत्यादि। तो इसको पित्ताशय से हम यानी गॉल ब्लैडर के साथ जोड़ के देखें तो बहुत सारी हमारी सुविधा होती है, यह हमारे ध्यान में आता है। तो उसको हम अभी थोड़ा और विस्तृत से अगर समझेंगे तो यकृत प्लीहा च मातृजानी लोहितंच, इस पद्धति से यह जो अवयव है वह मातृज है, ठीक है, और लोहित से संबंधित है, ऐसे बताते हैं। और आगे गर्भ से यकृत प्लीहानव शोणितजौ, यानी गर्भ की जो यकृत और प्लीहाएं हैं वो शोणित से उत्पन्न है। तो यह जो वर्णन आ रहा है वो यकृत प्लीहा से संबंधित आ रहा है। तो इससे पहले हम समझेंगे क्लोम को अच्छी तरीके से, और फिर यकृत प्लीहा की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यकृत प्लीहा को बाद में देखते हैं। सबसे अभी क्लोम के बारे में ज्यादा थोड़ा सा और थोड़ा विस्तृत हम विचार करेंगे। यह जो अवयव है क्लोम, क्लोम के लिए शास्त्र में तिलक या तिल, इस प्रकार की तिलाकृति यानी सीसेम सीड जैसा उसका आकार होता है, ऐसा वर्णन आता है। तो यह तिलक शब्द का पर्याय जो है वह उपयुक्त किया गया है। और यदि हम ऐसा समझे कि यकृत का नीचे का भाग, पृष्ठभाग अगर दिखा जाए तो वह पित्ताशय की आकृति वाला काले तिल के समान,
यानी तिल यहाँ पे जो वर्णन किया है, ये सीसम सीड नहीं, तो शरीर के ऊपर जो मस्सा रहता है उसके लिए यह शब्द आया है। तो तिल से छोटा आकार वाला, तिल के आकार वाला, या उसका कलर जो है ब्लैकिश, इन बातों का बोध होता है। अरुण दत्त जी जो है वह अष्टांग हृदय की टीका में समान वायो प्रध्मानात रक्तात् देहोष्म पाचितात, यह जो अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में आया और वैसा ही वर्णन अष्टांग हृदय में आया है, वहां पे जायते क्लोम संज्ञ का संग्रह से वैसे के वैसे सूत्र लिया हुआ है। वहां पे अरुण दत्त इसका स्वरूप बताते हैं कि यह क्लोम जो है वह समान वायु से संबंधित है और पाचक पित्त यानी पचन का मुख्यतः वह कार्य करता है। अगर हम गर्भ शरीर में अवयवों की उत्पत्ति किन दोष धातुओं से हुई है उसका अगर वर्णन देखें, तो इस अवयव के बारे में, क्लोम के बारे में हमें मुख्यतः यह अर्थ प्राप्त होता है, यस्तु शोणित जाहा किट्टा तस्मात् क्लोम च जायते, यानी शोणित के रक्त धातु के मल से क्लोम की उत्पत्ति होती है। बहुत जगह पे हमें यकृत और क्लोम इन दो अवयवों का इकट्ठा वर्णन मिलता है, यानी यकृत से सटा हुआ वह अवयव है या संबंधित वह अवयव है, इसीलिए तो शायद उसका वर्णन हमें एक साथ बहुत जगह पे मिलता है। जैसे क्लोमच यकृच्च, विद्रधि के अगर लक्षणों में हमने देखा तो श्वासो यकृति तृष्णा च पिपासा क्लोमजे अधिका, तो यहाँ पे भी जो विद्रधि है यकृत में होने वाली, उसके लक्षणों में हमें मिलता है। अबे बिल्कुल डल्लनाचार्य जी तो उसका स्थान ही यकृत के नीचे है, यह स्पष्टतया बता देते हैं। तो मैं उसका आपको श्लोक बताता हूं डल्लनाचार्य जी की टीका सा। क्लोम कालखंडा तद अधस्थात, कालखंड का मतलब यहाँ पे यकृत लेना लिया गया है, और यकृत के अधस्थात यानी यकृत यानी लीवर के नीचे जो है वह क्लोम स्थित है, यानी यह स्पष्ट संकेत देता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की ओर। तो दक्षिण पार्श्वस्थम तिलकम इति प्रसिद्धम, तिलम तु शोणितकित्त प्रभवम दक्षिणाश्रितम यकृत समीपे क्लोम संज्ञकम भवति। आड़मल्ल की जो सारंगधर दीपिका टीका है उसमें वह दक्षिणाश्रितम यकृत समीपे क्लोम संज्ञकम भवति इस पद्धति से वर्णन है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि पैंक्रियाज भी यकृत के नजदीक होता है, जैसे आपके सामने जो स्लाइड है उसके चित्र में देख रहे हैं। देखिए वहां पे डिओडिनम से वो सटा हुआ है, डायरेक्टली संबंधित है, यकृत से वह संबंधित डायरेक्टली नहीं है। हालांकि जो डक्ट्स आती है और वह लीवर से आती है, गॉल ब्लैडर से आती है, फिर कॉमन बाइल डक्ट होती है, और कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियास से आई हुई डक्ट इकट्ठा होके फिर वह गॉल ब्लैडर में ओपन होती है, उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और पैंक्रियाटिक डक्ट इकट्ठा आती है और वह फिर डिओडिनम में ओपन होती है। तो यह संकेत मिलता है आड़मल्ल के सारंगधर दीपिका टीका से कि क्लोम यानी पित्ताशय ही है। देखिए क्लोम हमेशा दक्षिण पार्श्व में बताया गया है, और पैंक्रियास जो है वह वाम पार्श्व में है या वामतः है, यह हम स्पष्टतया चित्रों में या C2 पोजीशन में डिसेक्शन में भी लाइव बॉडी में भी देख सकते हैं। तो इसलिए यह क्लोम यानी अग्न्याशय का अर्थ पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर ही लेना चाहिए, यह ऐसा अपना मेरा मत है। और अगर आधुनिक दृष्टया इसका स्पष्टीकरण करें, ऐसा अगर आपको प्रश्न आता है तो यहाँ पे आपने निसंकोच जो वर्णन करना है वह वर्णन आपने किस अवयव का करना है, फिर वह करना है पित्ताशय का यानी गॉल ब्लैडर का। ठीक है, तो ये हो गया क्लोम के बारे में, क्लोम कोष्ठांग के बारे में वर्णन। हम कोष्ठांग के दृष्टि से और विशेषतः आयुर्वेद की दृष्टि से ही इन अवयवों को देख रहे हैं, ये आप ना भूलें। इसके आगे जाएंगे यकृत और प्लीहा, ये जो कोष्ठांग है इनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यकृत प्लीहा च मात्रजानि लोहितंच, यानी ये यकृत प्लीहा अवयव जो है वो मात्रज है। तो गर्भ शरीर में
किन किन अवयव जो है वो 6 भाव जो बताए हैं, पितृज, मातृज, रसज, सत्वज, सात्मज, आत्मज इत्यादि, तो उसमें से माता से आए हुए अंशों प्रधान यह अवयव है, ऐसा बताया। तो इससे हमने जाननी चाहिए दीज आर दी सॉफ्ट ऑर्गन्स या मृदु अवयव, यह है अंगावयव है। गर्भस्य यकृत प्लीहानौ शोणितजौ। तो यकृत और प्लीहा इन अवयवों की उत्पत्ति गर्भ शरीर में यानी फीटल डेवलपमेंट जब होती है तो उसमें मुख्यतः शोणित से यानी रक्त धातु से उसकी उत्पत्ति होती है, ये स्पष्ट हमें पता चलता है। यकृत प्लीहा का कार्य सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, स खलु आप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति। इससे यह स्पष्ट हमें पता चलता है कि यकृत और प्लीहा इन दो अवयवों का स्थान रक्त निर्मिति में महत्वपूर्ण है। यानी आहार रस से क्रम परिणाम पक्ष अगर हम देखें तो आहार रस से रस धातु तैयार होता है और रस धातु से रक्त धातु तैयार होता है। तो वह रक्त की जो उत्पत्ति है वह मुख्यतः यकृत प्लीहा से ही संबंधित है या इनसे ही, इनमें ही होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह क्रियात्मक वर्णन है, इसको आप रचनात्मक दृष्टि से न देखिए जोड़ के, लेकिन इससे हमें रचनात्मक संबंध भी दृष्टिगोचर होता है, यह भी हम समझ सकते हैं। आगे सुश्रुत सूत्र स्थान में यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन रंजको अग्नि इति संज्ञा स रसस्य रागकृत उक्ताः। वह रस धातु को रंजन करता है यानी रंगता है, रागकृत यानी लालिमा प्रदान करता है यानी रस धातु से रक्त धातु की। रस धातु कैसा होता है? स्ट्रॉ येलो कलर या लाइट येलो कलर वाला। उस लाइट येलो कलर वाले धातु को वह लालिमा या रक्त या रेड कलर में परावर्तित करता है। और उन्होंने स्पष्टतया बताया है कि यकृत प्लीहा में जो पित्त रहता है उसको रंजक अग्नि कहते हैं। तो रंजक पित्त जो पित्त का प्रकार है उसका काम ही है कि रस से रक्त का निर्माण करना। स्रोतो विमान अध्याय में, विमान स्थान का 5वां अध्याय में चरकाचार्य स्पष्टतया शोणितवाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाच ये बताते हैं, यानी जो रक्तवह स्रोतस है उसके मूल 2 अवयव है यकृत और प्लीहा। उसका स्थान कहाँ पे है? तो कोष्ठे हृदयस्य अधाः दक्षिणतः यकृत वामतः प्लीहा च। सुश्रुत शास्त्रस्थान 4था अध्याय। इस प्रकार से बहुत सारे जगहों में एनाटॉमिकल उसका पोजीशन, उसके डेवलपमेंट या उसका आकार और वर्णन ग्रे एनाटॉमी जितना हमें स्पष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जितना पर्याप्त आवश्यक है चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षण की दृष्टि से उतना जरूर आचार्यों ने हमें दिया है ग्रंथों में। उसका अधिष्ठान कहाँ पे है? तो सव्यय इतरस्मिन् यकृते प्रदुष्टे नेयम यकृत दाल्युद्धरम तदेव प्लीहाभिवृद्धिं सततं करोति प्लीहोदरम तत् प्रवदन्ति तज्ञाः वामे च पार्श्वे च परिवृद्धिम एति। तो सुश्रुत निदान स्थान में उसका जो स्थान है, अधिष्ठान जो कोष्ठ में है, वह स्पष्टतया बताया है कि हृदय के नीचे, ठीक है, राइट साइड को यकृत लीवर और लेफ्ट साइड को प्लीहा, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो सामने वाली स्लाइड में आपके। और वहां पे जो ये प्लीहोदर और यकृत दाल्योदर, यकृत से संबंधित उदर और प्लीहा से संबंधित उदर, ये जो अष्ट उदर के प्रकारों में से एक है, 8 प्रकार के उदर विकारों में से, वहां पे स्पष्टतया इन अवयवों की वृद्धि होती है। और वहां पे वामे च पार्श्वे, इस पद्धति से वाम पार्श्व में भी प्लीहा होती है और दक्षिण पार्श्व में यकृत होता है। यह स्पष्ट संकेत हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में, अगर यकृत के बारे में अभी आपको कुछ आशंकाएं हैं तो उनको आप जरूर पूछें, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गन का। अच्छा, एक विद्यार्थी पूछ रहा है इसका सुश्रुत में और कुछ डिटेल में वर्णन है क्या? जैसे सुश्रुत शारीरस्थान 4थे अध्याय में वर्णन मिलता है गर्भ से यकृत प्लीहान हो तो गर्भ शारीर में कैसे उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य जगह पे अगर वर्णन है तो उसको थोड़ा प्रकाश डाले, ऐसी एक शंका है या
सूचना है। तो सुश्रुत शारीस्थान 5वें अध्याय में भी हमें विस्तारोत ऊर्ध्वम त्वचो अभिहिताः कलाः इत्यादि श्लोक में यकृत प्लीहानो फुफ्फुस उंडुको हृदयम वृक्कौचो, यानी यहाँ पे त्वचादि अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है अष्टांग हृदय सुश्रुत शारीस्थान 5वें अध्याय में। और वहीं पे यकृत और प्लीहा इन अवयवों का भी हमें वर्णन प्राप्त होता है। विशेषतः यकृत, यह जो अवयव है वह मुख्यतः रक्तोत्पत्ति का स्थान बताया है। और यकृत जो है वह गर्भावस्था में यकृत रक्तोत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि गर्भावस्था में सापेक्ष वहां पे जो जन्मोत्तर काल की अपेक्षा यकृत में रक्त का स्थान दुगना होता है, यह संशोधन के पश्चात पाया गया है। जन्म के पश्चात रक्तोत्पत्ति जो है यकृत साधारण स्थिति में डायरेक्टली भाग नहीं लेता है, तथापि आवश्यकता पड़ने पर वह कार्य भी यकृत करता है। इसके सिवा यह भी सिद्ध हुआ है कि जन्मोत्तर काल में उसमें रक्तोत्पत्ति के लिए आवश्यक एक पदार्थ संचित होता है। इसलिए सब प्रकार के रक्तक्षयों में, विशेष करके जैसे घातक कुछ रक्तक्षय है, ठीक है, इसे पेरिनिसियस कहते हैं, ऐसे रक्तक्षय में यकृत का सेवन फायदेमंद होता है, यानी हम उसको द्रव्य सामान्य सिद्धांत से कहेंगे। आयुर्वेद में यकृत रक्तोत्पत्ति का स्थान बताया है। विशेषतः सुश्रुत सूत्र स्थान का जो 14वां अध्याय का हमने रेफरेंस सामने रखा है, आपके इस स्लाइड में आप देख सकते हो। स खलु आप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति इत्यादि। तो शारीस्थान 4थे अध्याय में भी शोणितम विशेषतश्च सिरासु यकृत प्लिन्नोश्च भवति, यह वर्णन अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि यकृत भक्षण कुछ विकारों में कहा है, यकृत वा भक्षेत अजाम भक्षेत अजाम आमम पित्त समायुतम। तो सुश्रुत उत्तर स्थान 45 ये जो रेफरेंस है, इसमें भी हमें रक्तपित्त में विशेषतः यकृत का सेवन यहाँ पे बताया है। भक्षेत पित्त समायुतम, इस पद्धति से यहाँ पे भक्षण यानी साक्षात ग्रहण, इस पद्धति का अर्थ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन सभी रेफरेंस से हम ये जान सकते हैं कि यकृत का रोल जो है जरूर और जरूर रक्त निर्मिति के बारे में है। अभी देखिए, यकृत रक्त निर्माण में भाग लेता है, वैसे ही जीवनीय द्रव्य के संचय में भी जो है, जीवनीय द्रव्य यानी इसका अर्थ डॉक्टर घानेकर जी जीवनीय द्रव्य ये प्रयोग करते हैं विशेषतः विटामिन के लिए, तो उसका संचय भी जो है वह यकृत में होता है। ठीक है, आगे जाते हैं। विशेषतः पित्तोत्पत्ति, यकृत में सतत पित्त की उत्पत्ति रक्तगत द्रव्यों से होती है। यह पित्त जो है वो पाचक रस के रूप में है और विशेषतः स्निग्ध पदार्थों के पाचन में अधिक यह उपयोगी होता है। और एक यकृत का कार्य है वो है डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन। आंत्र से जो कुछ भी विषैले पदार्थ शरीर में शोषित होते हैं वह यकृत के द्वारा निर्विष किए जाते हैं। यह आधुनिक दृष्टि से कुछ कुछ वर्णन जो है वह हम इसलिए देख रहे हैं, इसमें यकृत का महत्व हमें समझ में आता है। रक्त का भंडार यानी संचय, इस दृष्टि से भी हमने यकृत को जानना चाहिए। यकृत में रक्त की बहुत राशि हमेशा संचित रहती है और आवश्यकता पड़ने में इसका उपयोग किया जाता है या लिया जाता है। इसीलिए यकृत को रक्ताशय भी कहते हैं, या रक्ताशय जो शब्द आया है अवयव का, उसमें यकृत का समावेश होता है। इस पद्धति से यकृत अवयव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। अभी जाते हैं प्लीहा की ओर। प्लीहा भी जो है वो हमेशा यकृत और प्लीहा का एकत्रित वर्णन आता है, क्योंकि शोणित वह स्रोतस के या रक्त वह स्रोतस के ये दो मूल स्थान है। और इस दृष्टि से एक में उत्पत्ति होती है
हमारे शारीर के गुरुजी बताते थे कि ये जो दो दो मूल स्थान है ना, ये दोनों ही एक विशेष प्रभाव स्थान है उस स्रोतस के, यानी उनका उस स्रोतस का कार्य उन दो जगह पे दो अवयवों में ज्यादा दिखता है। ये पहला उनका कहना था। और दूसरा कहना था उनका कि एक उत्पत्ति स्थान है, यानी रक्तवह स्रोतस के बारे में कहे तो यकृत रक्त का उत्पत्ति स्थान है और प्लीहा विनाश का स्थान है, डिसइंटीग्रेशन का स्थान है। तो ये हमारे गुरुजी का आचार्य का मत था। आगे देखते हैं प्लीहा के बारे में। यह भी रक्तोत्पत्ति में एक विशेष गर्भावस्था में हम अपना रोल प्ले करता है, कार्य करता है, और विशेषतः साधारण अवस्था में प्लीहा से रक्तोत्पत्ति का कार्य नहीं होता, यानी केवल गर्भावस्था में ही प्लीहा का डायरेक्टली रोल रक्त निर्मिति में होता है, और जन्म के बाद यानी जब वह गर्भ से बालक हो जाता है तो यह कार्य जो है वह प्लीहा में नहीं दिखाई देता। परंतु हम समझ सकते हैं कि अगर तीव्र अवस्था में यह कार्य यानी बिल्कुल ही ऐसी स्थिति आ जाए कि रक्तोत्पत्ति कहीं से नहीं हो रही है तो प्लीहा यह कार्य कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार यकृत और प्लीहा इसीलिए रंजक पित्त के स्थान माने गए हैं। जैसे यकृत रक्त का संचय करता है वैसे ही प्लीहा में भी काफी रक्त संचय होता है, और संकोच और विकास प्लीहा में जो है वो काफी और तुरंत होता है। विकास के समय उसमें काफी रक्त का संचय होता है, और वह जब संकोच करती है तो रक्त बाहर निकल जाता है। आशय रक्ताशय जो है उसमें यकृत का जैसा समावेश होता है वैसे प्लीहा का भी समावेश होता है। अभी आधुनिक दृष्टि से अगर देखें तो प्लीहा में रक्त पेशियों का, जिसे लाल कण भी कहते हैं कुछ कुछ जगह पे, तो आरबीसीज का वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, तो वह नाश करने का कार्य जो है वो प्लीहा करती है, और प्लीहा में प्रविष्ट हुए रक्त के जो वह विशेष पेशियां हैं यानी आरबीसीज है वह नष्ट होते हैं, और केवल जो बलवान कण है यानी अच्छी पेशियां हैं वही वहां से बाहर आते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्लीहा एक बैंक का कार्य करती है जहां पर गए हुए रुपयों की ठीक से जांच होती है, और नकली रुपए यानी जो आरबीसीज वीक है उनको वह नष्ट कर देती है, तोड़ देती है, और केवल सशक्त आरबीसीज ही वहां से बाहर जा सकती है। तो एक पद्धति का आरबीसीज डिस्ट्रक्शन या वीक आरबीसीज डिस्ट्रक्शन यह फंक्शन प्लीहा में होता है, और इसीलिए यहाँ पे एक पेशियों के बारे में वर्णन चल रहा है। इसलिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स है या श्वेत कण भी इसे डॉक्टर घानेकर कहते हैं, उनकी उत्पत्ति प्लीहा में होती है, लिम्फोसाइट्स विशेषता उनमें से। ठीक है, तो इस पद्धति से इसको हम और थोड़ा डिटेल में कोरिलेट कर सकते हैं और इनसे और कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विशेष यकृत और प्लीहा इन अवयवों का वर्णन देखने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं वृक्क अवयव की तरफ। विशेषतः वृक्क का वर्णन जो हमें मिलता है ग्रंथों में, तो वह चरिक शारीर स्थान 7वें अध्याय में उसका स्थान कोष्ठ। वृक्क का मतलब हमने अगर मॉडर्न एनाटॉमी के दृष्टि से देखें तो किडनीज, जिसकी संख्या शरीर में 2 है। ठीक है, वामतः और दक्षिणतः। तो इसका स्थान मूल कोष्ठ में है, और कोष्ठ में विशेषतः कहाँ, तो इसका आगे अगर रेफरेंस देखते हुए हम समझ पाएंगे। यानी खलु अस्य गर्भस्य मातृजानि तानि अनुवाख्यास्यामः वृक्कौ च बस्तीश्च। इस पद्धति से आगे वृक्क और बस्ती यानी किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर, इन दो अवयवों का भी मूत्रवाह संस्थान के ये प्रमुख 2 अवयव है, या यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कह सकते हैं। ये सॉफ्ट ऑर्गन्स है और ये भी मातृज ही है। तो मृदु भाव होने की वजह से इससे हमें गर्भोत्पत्ति में किन अवयवों से होती है, किन दोष धातुओं से होती है, ये जितना चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है वैसे ही ये आत्मज भाव है, रसज है, पितृज है, ये भी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि माता में मातृज अवयव है ये, और माता में उस अवयव संबंधित अगर कोई विकार या दोष होगा तो वह उस बीज दोष जो है उस गर्भ में या
उसकी संतति में आने के चांसेस, संभावना है, वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हमें इसको देखने की आवश्यकता है। और दूसरी उत्पत्ति इसकी जो है रक्तमेद प्रसादात वृक्कव, तो रक्त धातु और मेद धातु इनका जो उत्कृष्ट अंश है उससे वृक्क की या किडनीज की उत्पत्ति या निर्मिति गर्भ शरीर में होती है। तो इसीलिए रक्त धातु पे कार्य करने वाले, मेद धातु पे कार्य करने वाले जो भी औषधि द्रव्य या उपचार पद्धति, पंचकर्म पद्धतियां हैं, वह वृक्क के विकारों के लिए उपयुक्त है, यह हम इससे जान सकते हैं। तो रक्ताग्नि, रक्त धातुअग्नि जो है, मेद धातुअग्नि जो है, उसको ठीक करने वाली दवाइयां वृक्क विकारों में या किडनी डिसीज में जरूर काम करती है। यह उसका हम चिकित्सीय महत्व जानते हैं। गर्भोत्पत्ति में अवयवों की उत्पत्ति कौन से दोष धातुओं से होती है, उसका स्वरूप यानी उसकी आकृति इत्यादि हमारे आचार्यों ने वर्णन की है क्या, तो जरूर की है। उसका स्वरूप कैसे बताया है, वृक्कौ कुक्षि गोलकौ। डल्हन अपनी निबंध संग्रह टीका में सुश्रुतचार्य स्थान 4 में लिखते हैं कि वह कुक्षि गोलकौ, तो कुक्षि स्थान में, ठीक है, कुक्षि स्थान क्या है, एब्डोमिनल रीजन में, गोलकौ यानी वो लंबा, लंब गोलाकार या गोलाकार आकार के अवयव है, वह बताते हैं। आगे वृक्कौ मांसपिंड द्वयम, एको वाम पार्श्व स्थिताः द्वितीया दक्षिण पार्श्व स्थिताः, तो लोकेशन भी बताते हैं। और वह मांस धातु से प्रधानतः बनी है, यह भी सुश्रुत निदान स्थान की टीका में डलनाचार्य बताते हैं। शारंगधराचार्य बताते हैं आहार जलवाही सीराधारौ तिलवृक्कौ, ठीक है, यानी हम जो आहार सेवन करते हैं, ठीक है, उसका पचन होने के बाद फिर उसके सारकिट्ट विभाजन होता है, और वो जो मल होता है उसमें से स्थूल मल और द्रव मल, तो द्रव मल यानी जलवाही सीरा जो है उनमें से शायद, इससे हम समझ सकते हैं कि यूरेटर्स या गविनी जिसे कहा है, गविनी यानी यूरेटर, जो वृक्क से ब्लैडर तक जो ट्यूब होती है उसे गविनी ऐसा शब्द आयुर्वेद में आया है। तो वह जलवाही सीरा अभिप्रेत जरूर होंगी शारंगधराचार्य जी को। आगे वृक्कौ पुष्टिकरो प्रोक्तो जठरस्थ मेदसाह, तो वृक्क का पोषण जो है जठरस्थ मेद करता है, ऐसा यह संदर्भ चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे जाते हैं। तो यह है गविनी जो मैं अभी बात कर रहा था, यूरेटर्स, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं या आयुर्वेद शरीर में, इसको कोष्ठांग की दृष्टि से भी आपको इकट्ठा पूछे जा सकते हैं। कोष्ठांग, कोष्ठ की व्याख्या और कोष्ठांग की व्याख्या करते हुए चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य ने कितनी संख्या बताई है, और किसी दो अंगावयव या कोष्ठांग उनके डिटेल्स आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए हृदय जैसा जो अवयव है वो 5 मार्क के लिए, या गविनी, वृक्क या फिर क्लोम ऐसे अवयव जो है या कोष्ठांग जो है वो 3 मार्क के लिए एसएक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो गविनी क्या है, तो यूरेटर, यद आंत्रेषु गविन्यो यद बस्तावधिम संश्रुतम एता एवा ते मूत्रम मुच्यताम बहिर्वारिति सर्वकम, अथर्ववेद में ये हमें सूक्त मिलता है। और विशेषतः आंत्र में, आंत्र से गविनी निकलती है और गविनिया जो है वो बस्ती तक जाती है, ये उसका लोकेशन हमें मिलता है, और वहां से मूत्र जो है वह वहन होता है। तो आंत्र से निकलती है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से सारकिट्ट विभाजन जो है वो कोलॉन्स में, या स्थूलांत्र जिसे शब्द प्रयोग किया है चरकाचार्य जी ने, हम आगे देखने वाले हैं उसको, वहां पे होता है। और फिर सार भाग का शोषण होता है, और वही द्रव भाग का भी शोषण होता है, और फिर द्रव भाग जो है वो किडनीज में, वृक्क में सेपरेट किया जाता है रक्त से, ठीक है। तो ये कार्य मुख्यतः मूत्र निर्मित की इसलिए प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो वह होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, पक्वाशय में।
और इसीलिए वृक्क विकृति में या मूत्रवाह स्रोतस की विकृतियों में, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बस्ती चिकित्सा जो है, जो पक्वाशय के ऊपर, कोलॉन्स के ऊपर मुख्यतः कार्य करती है, वो ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होती है। अभी आगे का जो रेफरेंस है, अत्र गविन्योः इति अनेन निस्संशयः वृक्काभ्याम विनिर्गते मूत्रवहे स्रोतसी लक्ष्यते व्याख्यातंच सायनाचार्येण अपि। सायनाचार्य कहते हैं, वो उनका श्लोक का अंश यहाँ पे लिखा है, मूत्रस्य मूत्राशय प्राप्ति साधने पार्श्वद्वयस्थे नाड्यौ गविन्यौ इति उच्यते। तो स्पष्टतः सायनाचार्य उसका लोकेशन बताते हैं। मूत्राशय में पार्श्व से यानी पीछे से अगर आप ओपनिंग अगर देखे यूरेटर्स के, ब्लैडर के बीच में, तो वो पीछे से होते हैं बस्ती में या मूत्राशय में। इसीलिए मूत्राशय प्राप्ति साधने पार्श्वदय स्थित नाड्यो गविन्यो इति उच्यते, यह उसके बारे में स्पष्टतया रेफरेंस दिया है। अभी देखते हैं बस्ती या मूत्राशय। तो ये बस्ती और मूत्राशय का वर्णन अगर देखें तो मूत्राशयो धनुर्वक्तो वक्रो बस्ती ही अल्पास्र मांसगाः एकादो वदनो मध्ये कट्याम सद्यो निहंति असून। तो अष्टांग हृदय में ये वर्णन आता है कि मूत्राशय किस आकार का है, तो धनुषाकार है, इस चित्र में जैसे दिया है। तो आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं ये ऊपर के ऑर्गन के साथ। तो ये बस्ती ऑर्गन है और इसको धनुष की उपमा दी है इस प्रकार। ठीक है, तो अधो वदनो, उसका मुख जो है वह अधो है, यानी इसका ओपनिंग जो है वो लोअर साइड को है, और मध्य कट्या, और कटी के यानी पेल्विक रीजन के मध्य में बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है इस पद्धति से। और निहंत्यो असून, यानी वहां से जो है मूत्र का वहन होता है, यानी द्रव भाग का वहां से निर्हरण होता है शरीर के बाहर। आगे अरुंधत्त टीका में अष्टांग हृदयकार बताते हैं, मूत्रस्य आशयाः आधारो मूत्राशयाः। मूत्र जहां पे रहता है उसको मूत्राशय कहते हैं। यत्र मूत्रम तिष्ठति, मूत्र वहां पे रहता है। तद अस्थो न बहु रक्त मांस प्रदेशा इति अर्थः। वह जो है उसमें रक्त और मांस ज्यादा नहीं है। ठीक है, तत्रस्थो यानी वह अवयव में ज्यादा मांस धातु नहीं है। तो बिल्कुल एक प्लास्टिक की थैली जितना उसका लेयर रहता है, ये इससे स्पष्ट चलता है। एकम अधोवदनम यस्य, यानी उसका द्वार एक है और आगे नीचे की ओर है, अध यानी नीचे की ओर है। कट्याम मध्य इति स्थान निर्देशः। तो अरुंधत्त टीका जो है इस श्लोक के ऊपर की वह स्पष्ट करती है उसका स्थान। सुश्रुताचार्य शारीस्थान छठे अध्याय में अल्पमान मांस शोणितो अभ्यंतरता कट्याम मूत्राशयो ना। तो मांस धातु बिल्कुल कम रहता है, रक्त जो ब्लड सप्लाई है वह भी उसको कम रहता है, और कटी में अभ्यंतरता यानी अंदर की ओर, बिल्कुल प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे ही यह अवयव रहता है। तत्रापि प्यूबिक रीजन के सिम्फाइसिस नहीं, सॉरी, तत्रापि सद्यो मरणम अश्मरी व्रणाद्रुति। तो यह मूत्राशय जो है वो भी सद्य प्राणहर मर्म कहा है। तो इन श्लोकों को अगर देखें हम, तो हमें ये पता चलता है कि मूत्राशय में और जो प्रकृतियां हैं, आमुखात सलिले न्यस्तः पार्श्वभ्या पूर्यते नवाः घटो यथा तथा विधि बस्तिर मूत्रेण पूर्यते। तो सुश्रुत निदान स्थान तीसरे अध्याय में ये स्पष्ट वर्णन है। वहां पे नेफ्रॉन्स जो है, इसको मैं आगे लेते हुए जाऊंगा। वृक्क की रचना अगर आप देखें तो किस पद्धति से उसका पूरण होता है वो देखेंगे। इस नेफ्रॉन्स में जो है वो फिल्ट्रेशन कार्य होता है, और इनको विविध सरिता की यानी नदियों की उपमा दी है, और वह नदियां जो है वहां से वहन करती हुई आती है और सागर से मिलती है। तो मूत्राशय में यानी ब्लैडर में उसका संचय होता है। जागृता स्वपतः स निस्यंदेन पूर्यते, यानी आप जगे हो या सोए हो, दोनों में यह कार्य जो है वह होता रहता है। और उपमा दी है घटो यथा, घट जो है वह भी जो है इसी पद्धति से जैसे भरता है, उस पद्धति से बस्ती मूत्र के द्वारा भरता है। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्टतया हमें
मूत्र निर्मिति किस पद्धति से होती है वह भी लिखा है। चरक सिद्धिस्तान में स्थूल गुदम स्थूल गुद मुष्क सेवनी शुक्र मूत्र वाहिना नाम नाड़ीलीनाम मध्ये तु मूत्राधारो अंबुवाहनाम सर्वस्रोतसाम उदधि इव अपगमा अपगानाम प्रतिष्ठा। इस पद्धति से ये अलाबू के आकार का होता है, यानी कद्दू के आकार का होता है, गोलाकार होता है। मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनम उत्तमम, इस पद्धति से उसको प्राणायतन में उत्तम कहा है। बस्ती शिर यानी बस्ती द्वार जो है उसका भी उल्लेख है। ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है या यूरेथ्रल ओरिफाइस है उसके बारे में सुश्रुत निदान स्थान 3 अध्याय में हमें वर्णन मिलता है। बस्ती पीड़ अरोचको मूत्र कृष्ण बस्ती शिर, बस्ती शिरो मुष्क सैफसाम वेदना, यानी बस्ती द्वार पे यानी यूरेथ्रा रीजन में वहां पे वेदना होती है, ये वहां पे वर्णन मिलता है। मूत्र सेक मूत्र प्रसेकोवा, ये क्या है? तो यह है यूरेथ्रा के बारे में वर्णन। तो सुश्रुत चिकित्सा 7वां अध्याय में यह वर्णन आता है यूरेथ्रा का वर्णन। सेवनी शुक्र हरणी स्रोतसी फलयोः गुदम मूत्र सेकम मूत्र वहम योनिर बस्ती तथा अष्टमा। तो मूत्र सेक जो है वह मूत्र का वहन करता है, यानी ये यूरेथ्रा है। स्त्री शरीर में इसका आकार जो है, लंबाई जो है वो कम रहती है और पुरुष शरीर में ज्यादा रहती है। तो यही जो है वो शुक्र हरणी का भी, यानी शुक्र हरण का भी पुरुष में काम करती है, शुक्र का भी वहन का कार्य करती है। तो मूत्र सेका मूत्र क्षरण मार्गा, ठीक है। और फल स्रोतसी फलकोपाभ्याम फलकोशाभ्याम ऊर्ध्वम गते शुक्रवहे स्रोतसी इति। तो पुरुष शरीर में ये जो मूत्र मार्ग है वह शुक्र का यानी सीमेन का भी वहन करता है। तो इस पद्धति से हमें आयुर्वेद में वृक्क, गविनी, देन बस्ती के साथ बस्ती शिर यानी बस्ती द्वार, ओपनिंग, और फिर मूत्र प्रसेक से यूरेथ्रा, इन अवयवों का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ अभी हम ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। आपको अगर कुछ शंकाएं हैं